बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, किसी भी मुआशरे में और किसी भी मुल्क के अंदर जब हाकिम वक्त का एहतसाब होता है ना, तो वहाँ की अवाम और राया में एक एहसास जागता है कि यहाँ पर हाकिम का भी एहतसाब होता है। हाकिम से भी पूछा जाता है कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए, तुमने जो ये पैसे खर्च किए इसका सोर्स क्या था, किस शख्स ने तुम्हें ये पैसे दिए। और ये इख्तियार है उस मुल्क की अवाम का, इदारों का, कमीशन का, कि वो सवाल कर सके। ये बिल्कुल इस तरह नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि जजों ने अपने ही एक साथी जज को बचा लिया कि भाई इससे नहीं पूछना कि ये पैसे कहाँ से आए। एक रास्ता रोक दिया हमेशा के लिए कि ना पूछा जाएगा ख़ानदान के लोगों से ना जज से कि पैसा कहाँ से आया, क्या ट्रेल है, वगैरह वगैरह। और आप याद रखिएगा, वो फैसला जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा केस के अंदर पाकिस्तान की अदालत ने दिया, इसके बहुत दूर नताइज जो हैं इस कौम को भुगतने पड़ेंगे। जब ये एहसास जाग जाए कौम के अंदर कि हाकिम वक्त का एहतसाब होता है, इसलिए आम आदमी भी मुबर्रा नहीं है, हाकिम वक्त भी मुबर्रा नहीं है, उस एहतसाब से कौमें तरक्की करती हैं। हम बहुत शौक के साथ व्यूअर्स वेस्ट की एग्जाम्पल्स देते हैं, बरतानिया के कवानीन का जिक्र करते हैं। हमारे मुल्क के सियासतदान ये बार बार कहते हैं कि जनाब वहाँ पर अदालतें पाकिस्तान की तरह नहीं हैं, वहाँ पर इंसाफ पाकिस्तान की तरह का इंसाफ नहीं मिलता। अगर इस बात को मान लिया जाए, इनके इस बयानिए को जो सियासत और नैरेटिव डेवलपमेंट में सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, तो जनाब एहतसाब सबका होना चाहिए, इसको भी मानना चाहिए। अब एहतसाब होगा बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का। इलेक्टरल कमीशन है, उसने एक इंक्वायरी इनिशिएट की है जिसमें इस बात का तयन किया जाएगा कि बोरिस जॉनसन ने जो डाउनिंग स्ट्रीट फ्लैट है इसकी रेनोवेशन पर जो पैसा खर्च किया, ये पैसा कितना था और इसका सोर्स क्या था। ये सवाल का जवाब बोरिस जॉनसन को देना पड़ेगा। मैं आपको आज के इस शो के अंदर तफसील से बताऊंगा कि इस फैसले का क्या असर पड़ सकता है बोरिस जॉनसन पे और अवाम पर, और ख़ुसूसन हमें बतौर कौम, पाकिस्तानी कौम, इस फैसले को और इस इक़दाम को कैसे देखना चाहिए, क्योंकि पानी सर से गुजर चुका है और वो कुछ हुआ जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। व्यूअर्स, बोरिस जॉनसन कहा यह जा रहा है कि वो फ्लैट जिसमें रहते हैं यानी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बिल्कुल ऊपर प्राइवेट रेजिडेंस है, 4 बेडरूम फ्लैट है, और इसकी जो रेनोवेशन करवाई गई इस पर तकरीबन 2 लाख पाउंड का खर्चा आया। और किसी भी एमपी को जो इजाज़त है, जो ग्रांट, पब्लिक ग्रांट दी जाती है, वो 30,000 पाउंड की एक ग्रांट है जिसे वो रेनोवेशन के की मद में इस्तेमाल कर सकता है। और अब कहा यह जा रहा है कि आपने, तरीक़ाकार इसके अंदर ये है कि जब भी किसी एमपी को फंड मिलता है किसी भी ग्रुप की तरफ से, किसी भी शख्स की तरफ से, तो उसे 28 दिन के अंदर डिक्लेयर करना है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप किसी को फंड देते हैं तो ऑब्वियसली तासुर, यानी आम राया के अंदर, आम अशखास के अंदर ये तासुर जाता है क्योंकि फ़ंड किया गया था, लिहाजा कोई ना कोई फ़ायदा हुकूमत वक्त से हासिल किया जाएगा, किसी एमपी से हासिल किया जाएगा। तो आपको ये डिक्लेयर करना है पब्लिकली कि मुझे इतने पैसे फ़लाँ शख्स ने पार्टी फ़ंड के नाम पर दिए, और अगर इसको इस्तेमाल किया गया है तो इसकी बुनियादी वजह क्या है, आपको सोर्स डिक्लेयर करना पड़ेंगे। लेकिन बोरिस जॉनसन के केस में ऐसा नहीं हुआ, और अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इस फंड, जो फंड रखा गया था, पार्टी फंड अगर था, तो बोरिस जॉनसन ने अपने क्वेश्चन आंसर प्राइम मिनिस्टर सेशन में भी ये कहा कि अल्टीमेटली ये मैंने अपनी पॉकेट से बेयर करना है, यानी मैं अपनी पॉकेट से इसे बर्दाश्त करूंगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि पहले ये पैसे किसने दिए थे, सोर्स ऑफ इनकम क्या था, यानी इसका सोर्स क्या था, नॉट इनकम, सोर्स क्या था जहाँ से ये पैसे आए। तो ये सवाल पूछा जा रहा है बोरिस जॉनसन से। और व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि अगर जो कमीशन है, इलेक्टरल कमीशन, जब अपनी इंक्वायरी करेगा और अगर वो देखता है और समझता है कि ये पैसे जो हैं कहीं ना कहीं पर ब्रीच हुआ है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पार्टी फंड के नाम पर जिनको फॉलो करना था,
डिक्लेयर करना था, और अगर डिक्लेयर नहीं किए गए तो उसकी सज़ा क्या होगी। कमीशन कैन इम्पोज फाइन्स इफ ब्रीचेस आर फाउंड और पास ऑन एलिगेशन टू द पुलिस इफ इट सीज फिट। तो पुलिस को भी बताया जा सकता है और फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। आज की जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जब प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर ये सवाल पूछा गया बोरिस जॉनसन से भी, तो वो कहा ही जाता है, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, कि वो लाल पीले हो गए, उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं ये पैसे वापस कर दूंगा। हु पेड द बिल फॉर द डाउनिंग स्ट्रीट फ्लैट मेकओवर एट द स्टार्ट, यानी सबसे पहले जब रेनोवेशन का आगाज़ किया गया तो ये पैसे भाई किसने दिए थे। इस सवाल के ऊपर जो रिएक्शन था, जो वाइब्स थी प्राइम मिनिस्टर की, वो कुछ अच्छी नहीं थी और काफ़ी आग बगोला भी हुए। एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था, ऐसा बरतानिया के अखबारात और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने ऑब्जर्व किया और अपने रिपोर्ट्स के अंदर लिखा भी है। लेकिन जब तक प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं देगा ना कि ये पैसा कहाँ से आया, उससे बार बार सवाल किया जाएगा। व्यूअर्स, आपको याद है एक जवाब फ्लोर ऑफ द हाउस हमारे भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने दिया था अपनी जायदादों के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये पैसा कहाँ से आया, कारोबार कौन करता रहा, फिर पैसा कैसे बरतानिया गया, वगैरह वगैरह। तो कौमें इस तरह बनती हैं जब एहतसाब सबका होगा, और ये कोई मामूली बात नहीं है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से ये सवालात पूछे जा रहे हैं और इनका जवाब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को देना पड़ेगा। व्यूअर्स, एक तरफ तो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का एहतसाब हो रहा है, पूछा जा रहा है कि पैसे कहाँ से आए। दूसरी तरफ एक इंपॉर्टेंट खबर, 2 रोज़ पहले भी इसका जिक्र आया कि यूके सैंक्शन 22 इंडिविजुअल्स लिंक्ड टू करप्शन। आमतौर पर कहा जाता है कि बरतानिया हेवन है उन तमाम लोगों के लिए जो दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर करप्शन करते हैं, और इस पैसे को बरतानिया मुंतकिल कर दिया जाता है और बरतानिया को इस हवाले से क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा। अब इस खबर के बाद, जिसमें 22 इंडिविजुअल्स का नाम लिया गया, जिसमें से 14 ऑफ देम रशियंस हैं, 14 के करीब रशियंस हैं, इसके अलावा 3 बिजनेसमैन जिनमें अजय, अतुल एंड राजेश गुप्ता हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत सारी करप्शन की, सीरियस करप्शन है, उसके इल्ज़ामात हैं। ऑब्वियसली उनका नाम भी इसमें आया। फिर सूडानीज़ बिजनेसमैन है अशरफ सईद अहमद हुसैन अली हैं, और 3 इंडिविजुअल्स अक्यूज ऑफ, इसके अलावा 3 और लोग ऐसे हैं जो जिनका नाम इसमें शामिल था। अब बहुत अरसे से मिस्टर रिबाब ने, जो डोमिनिक रिबाब हैं फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने इस हवाले से जो करप्शन के हवाले से जो बातें कही कि बरतानिया को करप्शन का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसमें हमेशा से बरतानिया को सेफ हेवन कहा जाता रहा है और तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा कि सियासतदान क्या करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स अपने जो मुल्क हैं वहाँ पे करप्शन की, पैसा बरतानिया के अंदर किसी न किसी ऑफशोर कंपनी के जरिए यहाँ पर भेज दिया और फिर यहाँ पर महंगी महंगी जायदादें जो हैं वो खरीदी जाती हैं। व्यूअर्स, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने भी ये कहा था कि वो इलाके जहाँ पर हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते, यानी प्राइम मिनिस्टर्स और यहाँ के बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी तसव्वुर नहीं कर सकते कि यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदने की, यहाँ पर वो लोग जिन्होंने करप्शन से पैसा बनाया है वो यहाँ पर आकर महलात बना लेते हैं। और यहाँ पे मुतादिद एग्जाम्पल्स ऐसी हैं लंदन के अंदर, बरतानिया के अंदर, जहाँ पर पैसे को इस्तेमाल किया गया। नेशनल क्राइम एजेंसीज़ में भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जब तक एहतसाब सबका नहीं होगा, क्योंकि बरतानिया ऑब्वियसली, जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान में एहतसाब जो है वो सियासतदानों का होता है, वो और लोगों का होता है, आम आदमी का होता है, तो वहाँ पर हमारे ये मसाइल हैं। लेकिन बरतानिया के मसाइल ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब तो हो रहा है, लेकिन क्या होगा उन लोगों का जो पैसे को मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस की शक्ल में यहाँ पर लेकर आते हैं, तो उन लोगों का एहतसाब जो है वो क्यों नहीं हो रहा। ये 22 की जो लिस्ट जिसमें जो नाम लिए गए हैं, यकीनन इससे ये बहुत बड़ी लिस्ट होगी और बहुत सारे नाम होंगे जो लोग यहाँ पर, कईयों ने सियासी पनाह ले ली क्योंकि बहुत सारा अपने साथ पैसा भी लेकर आए, और कहा यह जाता है कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो बरतानिया के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने करप्शन के पैसे से यहाँ पे महलात बनाए, बड़ी बड़ी जायदादें ख़रीदी। तो बरतानिया की हुकूमत को इस तरह भी सोचना होगा कि 22 लोगों का सिर्फ नाम देने से या इन्हें लिंक करने से सिर्फ मामला जो हैं वो हल नहीं होंगे, बल्कि वो ममालिक जहाँ पर ऐसे अफराद के हवाले से इंक्वायरीज चल रही हैं या सज़ा याफ्ता हैं, एक आपको
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए या ऐसे मुआहदों के ज़रिए इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी होगी। और ख़ुसूसन वो ममालिक जो बरतानिया की हुकूमत से राब्ते में भी हैं और कहते भी हैं कि ऐसे अफराद को उनके हवाले किया जाए, वहाँ पर बरतानिया की हुकूमत को सोचना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पर यह आ जाता है कि पाकिस्तान के वो लोग, मसलन अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से यहाँ पर एलिगेशंस भी थे और कार्रवाई जितनी हुई वो भी रिपोर्ट होती रही, लेकिन क्यों नहीं ऐसे अफराद को पाकिस्तान के हवाले किया जाता, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ पर डिप्लोमेटिक चैनल्स इस्तेमाल नहीं होते, या फ्लॉप हो गए हैं, या उन्हें इस्तेमाल सही तरह नहीं किया गया। नवाज शरीफ साहब की भी एग्जाम्पल बड़ी इम्पॉर्टेंट है। शेख रशीद साहब ने अपने बयान में कहा था कि बरतानिया ने क्या जवाब उन्हें दिया, और एक्सट्रेडिशन के मामले को भी आगे चलाने के लिए कहा है। वो लोग जो सज़ा याफ्ता हैं, बरतानिया किस अंदाज में उन्हें यहाँ पर रोक सकता है और कहे कि कानून की हुक्मरानी है, तो उस कानून का क्या होगा? वो लोग जब अपने ममालिक के अंदर सज़ा याफ्ता हों, उन्हें उन ममालिक के हवाले क्यों नहीं किया जाता? तो बरतानिया को जो मसला यहाँ पे दरपेश है, एहतसाब आम आदमी का भी होता है, हुकूमत वक्त का भी होता है, वज़ीर-ए-आज़म का भी होता है, लेकिन उन लोगों का नहीं होता इस तरह जिस तरह होना चाहिए। और यहाँ पर बरतानिया की हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो लोग जो यहाँ पर आकर पनाह ले लेते हैं कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा और क्या पॉलिसी मुरतब की जा सकती है। व्यूअर्स, पाकिस्तान के हालात हमारे सामने हैं। जजेस ने रास्ता रोक दिया और सियासतदानों ने इस पूरी सिचुएशन को हाईजैक किया हुआ है, और वो ये कहते हैं, ख़ुसूसन एक फ्रैक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की, ये कहती है कि जनाब एहतसाब जो है वो सिर्फ चंद लोगों का ही होता है, और ये जो फ़ैसला आया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, आई थिंक इसको इस्तेमाल अब किया जाएगा। आपको पाकिस्तान के जुडिशरी में एक नया कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। वो जज जिनका ताल्लुक़ लाख लोग छुपाएं कि हमारा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये ताल्लुक़ छुपता नहीं है, पॉलिटिकल एफिलिएशन ज़रूर सामने आती हैं, और जो सियासी जमातें हैं वो इस पे प्राउड फील करती हैं कि जनाब हमारे कितने जज किस अदालत के अंदर मौजूद हैं, और इनको रखना, बनाना, और ये जो इस यानी किसी भी ओहदे तक या किसी भी पोजीशन तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ एक है कि जब हमारे केसेस उनकी अदालतों में लगेंगे तो हम किस तरह रिलीफ हासिल कर सकते हैं। 2023 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है पाकिस्तान की तारीख के लिए, और बहुत सारे लोगों ने उम्मीदें लगा ली हैं कि उनके केसेस या तो माफ़ हो जाएंगे या वो फिर अहल हो जाएंगे। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स में ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।